मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमसे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं सीधे खैरागढ़ से वरिष्ठ पत्रकार राजू यदु जी। आप स्थानीय स्तर पर cgkranti.com चला रहे हैं और आज वो हमसे 4 विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और डोंगरगांव पर बातचीत करेंगे। तो यदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप अपने .com के लिए भी लगातार सतत काम कर रहे हैं, तो बताइए, अभी वहाँ शुरू हो गया है क्या बोलते हैं चुनाव, तो वहाँ पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव अभी भी बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वहां चौथे बार प्रत्याशी बने हैं। उनके विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो सहपाठी माने जाते हैं, उनके काफी करीबी हैं, गिरीश देवांगन को वहां कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने पिछले बार करुणा शुक्ला को लड़ाया था, इस बार गिरीश देवांगन को लड़ाया था। वहां पे जो स्थानीयवाद का जो मुद्दा आया था कि करीब 20 साल हो चुके हैं नांदगांव में स्थानीय जनप्रतिनिधित्व किसी को नहीं मिल पाया है, तो एक पूरी पीढ़ी खप गई मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के कारण। उनका गृहनगर कवर्धा माना जाता है, कर्म क्षेत्र नांदगांव है और रहते वो रायपुर में है। तो ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास था, लेकिन जब गिरीश देवांगन को यहाँ लाया गया तो मुद्दा बाहरीवाद और स्थानीय का जो मुद्दा था वो लगभग खत्म हो चुका है। तो प्राथमिक तौर पर अब यह माना जा रहा है कि गिरीश देवांगन डॉक्टर रमन सिंह के सामने कमजोर पड़ेंगे। इसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस के ही नरेश डाकलिया, जो कि पूर्व महापौर थे, उन्होंने भी निर्दलीय नामांकन वहां पर भर दिया है। लेकिन तमाम अगर विषयों का हम ध्यान दें तो भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव में संगठन की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी काफी मजबूत वहां पर है, क्योंकि वहां पे भाजपा के जो मधुसूदन यादव जी को चुनाव संचालक बनाया गया है, क्योंकि जो अपने आप में काफी वहां लोकप्रिय माने जाते हैं। इनके अलावा फूलचंद पारक जी, अशोक शर्मा जी और युवा मोर्चा के काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो लेकिन गिरीश देवांगन जी के राजनांदगांव आने की वजह से यह हो रहा है कि अन्य जो सीटें हैं जैसे कि डोंगरगढ़, डोंगरगांव, मानपुर मोहला, कुल्ची, खैरागढ़, इसमें एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि अन्य जगहों पे कांग्रेस संगठनात्मक दृष्टि से काफी कमजोर है। अब अगर हम बात करें खैरागढ़ विधानसभा की, तो खैरागढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सगे भांचे विक्रांत सिंह प्रत्याशी हैं और वहां से कांग्रेस की यशोदा वर्मा, जो पूर्व प्रत्याशी रही हैं 2022 के विधानसभा उपचुनाव में, वो विजयी हुई थी। उन्होंने कोमल जंघेल को हराया था भारतीय जनता पार्टी से। तो यशोदा वर्मा को भूपेश बघेल जी ने तमाम विरोधों के बाद टिकट तो दे दिया है। आपको मैं बता दूं कि जब उपचुनाव हुआ था तो खैरागढ़ को जिला बनाया गया था। यहाँ पर साल्हेवाड़ा जो वनांचल क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, उसको पूर्ण तहसील का उन्होंने दर्जा दिया। जाल बांधा, बाजार दरिया में कॉलेज खोले। तो काफी जो घोषणाएं उन्होंने की थी जो उपचुनाव में, उसको भूपेश बघेल ने पूरा किया। लेकिन यहाँ पर नाराजगी विधायक को लेकर के है कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कोई बड़ा प्रस्ताव या कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया। और यशोदा वर्मा जी की बात ये भी आती है कि संगठन में उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। यही वजह रही है कि खैरागढ़ विधानसभा में 48 लोगों ने दावेदारी की थी। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि विधायक के जो प्रतिनिधि थे, विधायक ने जिनको अपना प्रतिनिधि बनाया था, उनमें अधिकांश लोगों ने विधायक पद की दावेदारी की थी। जी, एक बात बताइए, जैसे खैरागढ़ की अपन बात कर रहे हैं, तो खैरागढ़ का जातीय समीकरण और जो नाराजगी हमने पिछले चुनाव पे देखी उनके रमन सिंह के विरुद्ध थी, और रमन सिंह को नहीं बोलना चाहिए, रमन सिंह परिवार के विरुद्ध थी, तो क्या वो इस समय काम करती नहीं दिख रही है? देखिए, खैरागढ़ विधानसभा के अगर अपन इतिहास में जाए 1952 से लेकर के 2023 तक के, तो यहाँ पे राजवंश, राज परिवार जो है, परिवारवाद यहाँ शुरू से हावी रहा है। 2003 के चुनाव में देवव्रत सिंह जी, सिद्धार्थ सिंह जी और कमलेश्वर लोधी जी, तो कमलेश्वर लोधी ने पहली बार जाति के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और काफी सम्मानजनक वोट उन्होंने बटोरा। उसके बाद 2006 में जब प्रदीप गांधी जी 5000 वाली जो रिश्वत कांड में फंसे थे,
देवव्रत जी सांसद चुने गए, फिर उनकी पत्नी पद्मावती सिंह चुनाव लड़ी। वहां फिर भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरण का पहला उन्होंने एक बीज खैरागढ़ में बोया और भाजपा से कोमल जंगेल विजय होकर के आए। तो 2007 से लेकर के वो आज तक अनवरत जारी है। लोधीवाद यहाँ काफी पकड़ रखता है और लोधीवाद काफी मजबूत है। और लोधीवाद के बाद अभी साहू जो है, तेली समाज जो है, वो भी काफी एक्टिव है। लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि विक्रांत सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं और यहाँ ओबीसी की संख्या अधिक है। लेकिन कांग्रेस की जो संगठनात्मक क्षमता काफी कमजोर है। कांग्रेस में कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में विक्रांत सिंह, कोमल जंगीर ये सर्वमान्य नेता रहे हैं। संगठन में इनकी पकड़ है। भाजपा अनुशासित पार्टी रही है। इस वजह से भाजपा यहाँ पर कमजोर समझ आ रही है, सामने आ रही है। अगर अपन देखें जनता के लिहाज से, तो भारतीय कांग्रेस के जो 5 साल जो सत्ता रही है भूपेश सरकार की, उस दौरान बहुत सारे जो काम होने थे वो नहीं हो पाए। लेकिन एक बड़ा संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन नहीं किया, जनहित के एक भी मामले उन्होंने नहीं उठाए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना निष्क्रिय होने के बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पे कमजोर है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। एक सवाल और बनता है कि जो जोगी कांग्रेस है, जोगी जनता कांग्रेस, वो वहां उनके उसके प्रत्याशी वहां कौन है और उनकी क्या स्थिति रही? जनता कांग्रेस देवव्रत जी के निधन के बाद से ही खत्म हो चुका है। खैरागढ़ में देवव्रत की वो राजा रहे हैं, यहाँ के राजा थे, तो एक नैतिक समर्थन देवव्रत जी को था। तो एक वहां पे चूंकि बहुजन समाज पार्टी का भी 2018 में जोगी कांग्रेस को समर्थन था और देवव्रत अपनी लोकप्रियता, जोगी कांग्रेस का सिंबल और बसपा के समर्थन से उन्होंने लोधीवाद को पछाड़ दिया था। लोधीवाद को तिलिस्म को उन्होंने पहली बार तोड़ा। और देवव्रत जी जब विधायक बने उसके 1-2 सालों बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे खून में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस को अपने करीब पाता हूं। और जोगी कांग्रेस से उन्होंने लगातार दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। देवव्रत जी की जब मौत हुई, उनकी मौत के बाद लगातार जो जोगी कांग्रेस के जो नेता थे, उनके समर्थक थे, वो सब कांग्रेस में आ गए। तो अभी अगर अपन देखें तो जोगी कांग्रेस का खैरागढ़ विधानसभा में कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि उन्होंने एक लक्की नेता को उन्होंने प्रत्याशी अपना बनाया है, लेकिन कोई मजबूत पकड़ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आई। मेरे पूछने का मतलब ये है कि आज 25 सीटों पर समझौते की बात चल रही है। तो ये बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव जी ने आरोप लगाया है। तो मैं जानना चाह रहा था, क्या खैरागढ़ सीट पर भाजपा से के पक्ष में दिख रहा है क्या जोगी कांग्रेस का झुकाव? ये जानना चाह रहा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत है। कांग्रेस का नेतृत्व नहीं है और जो प्रत्याशी है विक्रांत सिंह खैरागढ़ में, जो मुख्यमंत्री के भांचे हैं, वो लगातार 20 सालों से क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो लगातार वो चुनाव में और अपने निर्वाचित पदों में रहे हैं, पार्टी में सक्रिय रहे हैं। उनका एक लक्ष्य 15 साल पहले से ही बना हुआ है कि वो विधायक बनना चाहते हैं और विधायक बनने की लालसा में उन्होंने लगातार सक्रियता बरती है। तो विक्रांत सिंह का प्रभाव देखा जा रहा है, विक्रांत सिंह का आकर्षण देखा जा रहा है। तो कांग्रेस के बनिस्पत अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं काफी मजबूत माने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी टक्कर दे रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो नामांकन दाखिल हुआ उसमें कांग्रेस की भी भीड़ जबरदस्त थी। तो भीड़ के लिहाज से अगर बोले तो कांग्रेस भी अभी मजबूत है, लेकिन अभी आगे भाजपा को ही मानेंगे। यदु जी, आपने ठीक कहा, जो भी स्थिति है आप लोग ज्यादा बेटर समझ रहे हैं वहां पर। इसके अलावा अब अपन चर्चा कर लेते हैं डोंगरगढ़ और डोंगरगांव। बताइए। देखिए, डोंगरगढ़ जो रहा है वहाँ हर साल प्रत्याशी बदलते रहे हैं। विनोद खांडेकर जी, राम जी भारती जी, भुवनेश्वर बघेल जी और अब हर्षिता स्वामी बघेल जी। तो कांग्रेस में अभी हैं हर्षिता स्वामी बघेल, जो जिला पंचायत सदस्य है, और उसके अगेंस्ट में रिटायर्ड शिक्षक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं विनोद खांडेकर जी। विनोद खांडेकर जी को दोबारा मौका दिया गया है। तो इन दोनों से अगर अपन तुलना करें डोंगरगढ़ विधानसभा में, तो हर्षिता स्वामी बघेल का पलड़ा थोड़ा मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि महिला पढ़ी लिखी है, आकर्षक व्यक्तित्व है
और काफी सक्रिय रही है जिला पंचायत सदस्य जब वो पद में अभी रही हैं तो। और हाईकमान से भी उनका डायरेक्ट संबंध रहा है, पैसों से भी काफी मजबूत है। और उनके जो दादाजी रहे टूमन लाल, वो भी पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश के जमाने में, तो क्षेत्र में उनकी एक अच्छी पकड़ बुजुर्गों के बीच, युवाओं के बीच बनी हुई है। इसका लाभ उनको मिलेगा, हर्षिता सोनी बघेल को। और डोंगरगांव, डोंगरगांव में दलेश्वर साहू जो कांग्रेस के रहे हैं, वो काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। उन्होंने पिछले 2018 के चुनाव में मधुसूदन यादव जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने पराजित किया था। दलेश्वर साहू अपने क्षेत्र में काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भरत वर्मा जी, पूर्व जो जिला पंचायत अध्यक्ष, उनको मैदान में उतारा है। वहां दिनेश गांधी लोगों का भी काफी दबदबा और प्रभाव डोंगरगांव में देखा जाता है। लेकिन अगर वहां पे गांधी परिवार ने अगर सहयोग कर दिया, भरत वर्मा ने अगर जातीय संतुलन अगर बना लिया, तो स्थिति उनकी मजबूत हो सकती है। लेकिन डोंगरगांव चूंकि साहू बाहुल्य क्षेत्र है और दलेश्वर साहू साहू समाज के साथ साथ अन्य जो ओबीसी वर्ग है, उनको लगातार साध कर वो चल रहे हैं, तो काफी सक्रिय नेता माने जाते हैं दलेश्वर साहू जी। तो उनको अगर हराते हैं तो बहुत बड़ी बात और अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो सकती है। ये तो जी आपने 4 विधानसभा की बात की, राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगांव। तो अगर इस 4 सीट पर अगर अपन करें तो अभी ये तो पहली स्थिति है, अभी कोई निश्चित तो कभी कहा नहीं जा सकता, हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर अपन बढ़त के हिसाब से बोले तो इस 4 विधानसभा में क्या स्थिति बनने वाली है? देखिए, अपन परिणाम की को तो स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति अनुमानों में चलता है और चुनाव अभी काफी लेट है, तो समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, हालात किसी के पक्ष में जाएगा, किसी के विपक्ष में जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति में अगर अपन देखें तो राजनांदगांव से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चूंकि मुख्यमंत्री हैं, पैसे से संपन्न है, एक बहुत बड़ी टीम उनके पास है, तो डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से फिलहाल अभी आगे चल रहे हैं। खैरागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से विक्रांत सिंह मैनेजमेंट को लेकर के, चुनाव प्रचार को लेकर के, गांव को दौरा और अन्य चीजों में विक्रांत सिंह काफी आगे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास मौका भी मिल चुका था। 1.5 महीना पहले ही उनका नाम की उनकी घोषणा हो चुकी थी। तो खैरागढ़ से भी विक्रांत सिंह अभी की डेट में, आज की डेट में वो आगे चल रहे हैं। डोंगरगढ़ में हर्षिता बघेल और विनोद के बीच टक्कर है, क्योंकि भुवनेश्वर बघेल ने सीधा सीधा बगावत उन्होंने कर दिया है और उन्होंने अपनी नाराजगी स्पष्ट यहाँ पर प्रकट कर दी है। तो अगर भुवनेश्वर बघेल जो भी वर्तमान जो विधायक हैं, वो अगर कहीं कमजोर पड़ते हैं या काम अगर करने में कहीं ढिलाई बरतते हैं, तो हर्षिता स्वामी के लिए रास्ता काफी कठिन हो सकता है। अब बात करें अगर डोंगरगांव की, तो डोंगरगांव में दलेश्वर साहू काफी लोकप्रिय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भरत वर्मा है, उनको काफी मेहनत वहां पर करनी पड़ेगी, जाति समीकरण से लेकर के मैदानी क्षेत्र में उनको पकड़ और उनका दौरा, जो कि काफी समय है, काफी कम समय बचा है भरत वर्मा जी के पास, तो काफी उसको मुश्किल हो सकता है। प्रचार प्रसार और तेज करना पड़ेगा, जनसंपर्क अभियान तेज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर अपन देखा तो दलेश्वर साहू डोंगरगांव से आगे नजर आ रहे हैं। एक और चीज थी जो मुहल्ला मानपुर में जो हत्या हुई है, उनका बिरजू तारम जी की, उसके कारण जो एक गांव है, उसकी वहां दिख रही थी, कोई प्रभाव दिख रहा है क्या? नहीं, उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव तो नजर नहीं आएगा। स्थानीय स्तर पर जरूर कोई नाराजगी है, लेकिन उसको उस स्तर पर भुनाया नहीं जा सकता है जिस हिसाब से उसको भुनाना जाना चाहिए था राजनीति के लिहाज से, क्योंकि अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है, तो काफी बड़ा आरोप प्रत्यारोप या आंदोलन जैसी स्थिति नहीं बन पाई है, तो बहुत बड़ा प्रभाव उसका नहीं बनेगा। क्योंकि इसके पहले भी कई प्रकार के हमले और कई प्रकार के विवाद वहां हो चुके हैं। आपका कहने का मतलब अभी विधानसभा में 2-2 की स्थिति बन रही है जी। तो 2 कांग्रेस मजबूत है, 2 जगह बीजेपी मजबूत। जी, पिछले बार क्या हुआ था कि राजनांदगांव पूरे लोकसभा में जो 10 सीटें जो हैं, नांदगांव और कमरधा को मिला करके, तो सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह ही जीते थे। इस बार नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और कांग्रेस की सीटें घटेंगी। यदु जी बहुत बहुत धन्यवाद।